वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेनर। स्टार्ट करते हैं आज साइंस का एक चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले देखेंगे कि मैटर किसको कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो क्या करे कि स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ थिंग्स दिखाई देता है जिसका शेप, साइज और टेक्सचर एक दूसरे से डिफर होता है। उसके बाद है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट नेम मैटर। इस दुनिया में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो जिससे बना है उसको बोलते हैं मैटर। द एयर वी ब्रेथ, जो एयर हम ब्रेथ करते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। यहाँ तक कि एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर का पार्टिकल या एक सैंड का पार्टिकल भी किससे कंपोज्ड है? मैटर से कंपोज्ड है। एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। हमने जितने भी ऊपर चीज़ों को मेंशन किया है वो क्या करता है? स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी उसके पास कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम है और कुछ ना कुछ उसका मास है। इसलिए इसका डिफिनेशन दिया है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन्स बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली टाइम से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने सराउंडिंग को क्या कर रहे थे? ट्राई कर रहे थे अंडरस्टैंड करने को। अर्ली इंडियन फिलोसफर, जो इंडियन फिलोसफर थे, क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको पंच तत्व कहते थे। क्या कहते थे? पंच तत्व कहते थे। उसमें क्या क्या आता था? पहला एयर, सेकंड अर्थ, थर्ड फायर, फोर्थ स्काई एंड फिफ्थ वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ है वो आइदर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो आज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो किससे बने हैं? ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists has evolved 2 types of classification of matter on their physical properties and chemical nature. आज जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे किए हैं? 2 बेसिस पे किए हैं। उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द मैटर बेसिस्ड ऑन द इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर को किसके बेसिस पे? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो चलिए पहला देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या क्या है। तो पहला दिया हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, एक्टिविटी भी दिया हुआ है, जिसको हम करके देखेंगे कि हाँ क्या सच में मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है या नहीं बना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स का जो विचार था, मतलब कि उसका जो थॉट था, प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। देखिए 2 तरह का मतलब की सोच था लोगों का। एक था कि एक सोचते थे कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड है। दूसरा था कि वो सोचते थे कि द अदर थॉट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। दूसरा ये सोचते थे कि मैटर जो है वो पार्टिकल लाइक सैंड की तरह बने हुए हैं। तो इस एक्टिविटी से हम ये डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। इस एक्टिविटी से हम यही पता करेंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या किया है। एक्टिविटी नंबर ये 1 है, टेक ए 100 ml बीकर। एक बीकर लिए हैं कितना का? 100 ml का, ठीक है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करना है कि इसमें मार्क कर लेना उस कि कितना तक हाफ लेवल ऑफ वाटर को लेना है और मार्क कर लेना है कि हाँ इसका मार्क कहाँ पे आ रहा है। सपोज डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड।
एक ग्लास रॉड के हेल्प से क्या करना है कि इसमें कुछ सॉल्ट या शुगर को ऐड करना है, डिजॉल्व करना है। क्या करना है? डिजॉल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। जब इसमें सॉल्ट डाले, आप घर पे भी देखते होंगे, जब वाटर में सॉल्ट को या शुगर को ऐड करते होंगे तो पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो आखिर वो वाटर में शुगर कहाँ गया, सॉल्ट कहाँ गया? चलिए इसको हम देखते हैं। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या वाटर लेवल में कोई चेंजिंग आया? इसको क्या करना है आपको? ऑब्जर्व करना है, देखना है कि हाँ वाटर लेवल में कोई चेंजिंग आया या नहीं आया। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? आखिर आप क्या सोचते हैं कि सॉल्ट के साथ क्या हुआ? सॉल्ट कहाँ चला गया? वेयर डज इट डिसअपियर? ये कहाँ डिसअपियर हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का जो लेवल हम मेजर किए थे वो चेंज हुआ? In order to answer this question, we need to use the idea of matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar? उस स्पून में क्या था? सॉल्ट होगा या शुगर होगा? How now spread throughout the water? This is illustrated in the figure given. इसमें दिखाया गया है कि हाँ ये जो है पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, इसको मैग्नीफाइड करके देखा गया है। ये सॉल्ट है, इसको जब स्टीर किए वाटर में डाल के तो क्या हो गया? इसमें डिजॉल्व हो गया और वाटर का जो लेवल था वो बढ़ा नहीं। तो हमको ऑब्जर्वेशन इसका क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि ऑब्जर्व दैट द शुगर और कॉमन सॉल्ट, मतलब दोनों में से जो हम लिए थे, हैज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। वो क्या हुआ? वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया। देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सी इट। इसीलिए जब वो डिजॉल्व हो गया तो उसको हम देखने में एबल नहीं हुए, क्योंकि क्या हुआ? उसका जो पार्टिकल्स था, उसका जो एटम, उसका जो मैटर का पार्टिकल्स था वो क्या हुआ? वाटर के मैटर के पार्टिकल से साथ डिजॉल्व हो गया। द वाटर लेवल डज नॉट चेंज। वाटर का लेवल कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं हुआ। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा, अगर सपोज कीजिए इस पेन को अगर यहाँ पे रखना चाहें तो नहीं रखा पाए। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रखे तो रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। तो सपोज उसी तरह जब वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, यानी वाटर के पार्टिकल्स के एटम्स के बीच में क्या था? उसमें स्पेस था। इससे यही प्रूफ हुआ, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू सी इट। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर मस्ट हैव स्प्लिट इन बिटवीन वाटर। दिस गिव अस द आइडिया डेट मैटर मस्ट बी मेड अप ऑफ पार्टिकल। इससे एक और आइडिया भी डेवलप हुआ। क्या मिला हमको? कि हाँ जो मैटर्स है, जो मैटर कोई भी है, दिस गिव्स अस द मैटर मस्ट बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। कंक्लूजन देखिए इसका क्या है। वी कैन से डेट कॉमन सॉल्ट और शुगर इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग कह सकते हैं कि शुगर जो है या कॉमन सॉल्ट जो है वो किसका कलेक्शन है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी डिजॉल्व शुगर और सॉल्ट इन वाटर, जब हम शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किए, इट्स पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये किसके बीच में चला गया? जो स्पेस था किसका? बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसी के बीच में जाके डिजॉल्व हो गया। बोथ द शुगर क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। शुगर क्रिस्टल और वाटर भी किससे बना हुआ है? ये दोनों भी पार्टिकल से बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर लीव द क्रिस्टल एंड मिक्स विथ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। द शुगर एंड वाटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद है कि मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। ये याद रखना है, आपसे कोई पूछ सकता है, या फिर आगे यूज हो सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। एसआई यूनिट जो होता है वॉल्यूम का, ये तो आप जानते ही होंगे। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम 1 लीटर का दिया हुआ है नीचे में। ये सब टर्म आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसका आगे में ज़रूरत है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला एक्टिविटी से हमको ये पता लगा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट कंपोज। क्या कंपोज किया है? मैटर। वो कि क्या कंपोज किया है? मैटर। अब दूसरा एक्टिविटी ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये देखना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कितना स्मॉल है, वो कितना स्मॉल है। तो देखिए एक्टिविटी 2 के हेल्प से आपको यहाँ पर शो अप करेगा। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। आपको क्या करना है? एक लैब में जाना है और वहाँ से 2-3 क्रिस्टल किसका लेना है? पोटेशियम पर मैग्नेट का। एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। और उसको किस में डिजॉल्व कर देना है? 100 ml ऑफ वाटर में। टेक अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर।
उसमें से फिर 10 ml को लेना है, किस में से, उस सॉल्यूशन में से, और उसको किस पे पुट करना है, 19 ml ऑफ क्लियर वाटर में। देखिए ये कंटेनर में से फिर 10 ml लेना है इसमें से, और इसको 19 ml से कंटेनर में डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। फिर इससे जब 10 ml लेना है और फिर अगले वाले में डाल देना है, फिर इससे 10 ml लेके इस अगले वाले में डाल देना है। इसको 5 to 8 टाइम्स सॉल्यूशन को ऐसा करना है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? देखिए हम 2-3 क्रिस्टल लिए थे और उससे क्या हुआ कि कितना 100 ml का जो कंटेनर था, 90 ml का जो कंटेनर था, उसमें क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है डिफेक्ट दिखाया। इससे ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो क्या है, बहुत स्मॉल है। ऑब्जर्वेशन इससे ये हुआ कि दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एज लार्ज एज अबाउट 1000 लीटर। मतलब कि छोटा सा, मतलब 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्या किया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर्ड कर दिया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर्ड कर दिया। इससे क्या पता लगा, इस एक्टिविटी से ये पता लगा कि मैटर्स ऑफ जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। उसके बाद इसका कंक्लूजन ये मिला हमको, वी मे कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन एंड मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ मिलियंस टीनी पार्टिकल्स था, एक क्रिस्टल में मिलियन ऑफ मिलियन टीनी पार्टिकल्स था, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको हम क्या किए, वो अपने आप को स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते गया। दस पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इससे एक चीज़ और भी पता लगा, क्या पता लगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है। द सेम एक्टिविटी में बी रिपीटेड बाई यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए क्या करना है, अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिलेगा तो आपको डिटॉल मिल जाएगा। डिटॉल को लेना है और एक बकेट में लेना है वाटर। आप थोड़ा सा जब डिटॉल उसमें डालते हैं तो क्या होता है, पूरा जो बकेट होता है उसमें से डिटॉल का डिटेक्शन आने लगता है। उसको फिर अगर उस बकेट का पानी उठा के दूसरे बकेट में डाल देंगे, मतलब दूसरे बाल्टी में डालेंगे, तो उसमें भी डिटॉल का डिटेक्शन आने लगेगा। इससे ये प्रूफ होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। मैटर्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, और जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो वेरी स्मॉल है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब उसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं कि वो कितना स्मॉल है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आखिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक उसी तरह पार्टिकल्स ऑफ मैटर का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो हम देख चुके हैं उस एक्टिविटी से, किससे, कि जब वाटर में सॉल्ट या शुगर को ऐड किए तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, वाटर का लेवल उतना ही रहा। इससे ये प्रूफ हुआ कि हाँ, मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको आप घर पे भी करके देख सकते हैं। दूसरे वाले एक्टिविटी को भी आप घर पे करके देख सकते हैं। जब आप डिटॉल को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, उसका डिटेक्शन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिटेक्ट करने को हमको मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये भी हम एक्टिविटी देख चुके हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इन एक्टिविटी 1 and 2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। क्या हुआ कि जो हम पार्टिकल्स ऑफ शुगर लिए थे या सॉल्ट लिए थे, उसको जब हम डिजॉल्व किए तो उसके क्वांटिटी में, वाटर की क्वांटिटी में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम लोग घर पे चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और नींबू पानी वाला चाय बनाते हैं, या नींबू पानी भी मतलब डिजॉल्व करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। क्या होता है, उसके लेवल में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है। इससे पता ये चलता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर का, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे ये पता लगता है कि हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एनफ स्पेस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली
मूविंग, मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए देखिए अब हम पहुंचेंगे एक्टिविटी 3 पे, इसके हेल्प से देखेंगे। पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव गो टू नियर it edge to get it smell. Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sticking at distance? Record your observation. Do you get the smell of the incense stick sitting at a distance? देखिए क्या होगा घर पे भी अगरबत्ती जानते हैं जिसको हम लोग जलाते हैं पूजा करते समय, तो उसको जब जलाएंगे उसको अगर ऐसे रख दिए, ठीक, बिना जलाए रखे हुए हैं, विदाउट बर्निंग रखे हुए हैं, और जब जला के रख दिए तो जब जल रहा है उस टाइम जो उसका स्मेल है कुछ ज़्यादा डिस्टेंस से ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में जब जल नहीं रहा है तो उसका हम लोग डिस्टेंस कम डिस्टेंस से डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब कि उतना दूर तक उसका डिस्टेंस तक नहीं जा पाता है स्मेल। क्या होता है उसके स्मेल? इससे तो पहले ये पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कॉन्टिन्यूसली मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका पार्टिकल्स ऑफ जो मोशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। कब? जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तब। देखिए 2 कंडीशन था, एक कंडीशन में अगरबत्ती नहीं जल रहा था और दूसरे में जल गया। इस चीज़ में क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो उसका स्मेल का डिटेक्शन कहाँ तक आया, दूर तक गया। तो इससे ये पता चला कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका पार्टिकल्स जो है जो मैटर का वो मूव कर रहा है उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हम कुछ दूर से ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना है ये चीज़ कि particles of matters are continuously moving and it depends on temperature. It is directly proportional to temperature. It means if you increase the temperature, the detection of that particles we get from some distance, और जो particles of matter होगा उसका मूविंग स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला, आपको बता ही दिए। You will observe that when you light the incense stick, मतलब उसको जब लाइट किए तो इट्स स्मेल स्प्रेड क्विकली, उसका स्प्रेड जो है स्मेल जो है वो क्या हुआ, स्पीड होने लगा बहुत क्विकली, तेज़ी से। एंड यू कैन गेट इट स्मेल इवन सिटिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट, और उससे डिस्टेंस पे भी अगर आप बैठे हुए हैं कुछ डिस्टेंस पे भी तो आपको उसका स्मेल डिटेक्ट करने को मिलेगा। दिस ऑब्जर्वेशन सो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर नॉट स्टेशनरी, इससे ये पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टेशनरी नहीं है, बट दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, बल्कि वो सारे डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी का मेरा एम भी यही था कि हमको ये प्रूफ करना था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कंक्लूजन इसका ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने के पहले हम एक टर्म देखेंगे, डिफ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम इन द इंसेंस स्टिक्स मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर अराउंड अस एंड स्प्रेड आउट। देखिए क्या होता है कि इंसेंस स्टिक में जो परफ्यूम का पार्टिकल्स होता है, मतलब जो स्मेल देता है, वो क्या होता है, एयर के पार्टिकल से अपने आप क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स द स्मेल ऑफ द परफ्यूम गो ऑल ओवर द रूम। इसके कारण क्या होता है कि वो एयर के कारण चारों तरफ हमारे रूम में हमको डिटेक्ट होने लगता है। देयरफॉर वी गेट इट स्मेल इवन सिटिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसीलिए कुछ दूर पे भी अगर हम बैठे रहते हैं तो क्या होता है, डिफ्यूजन के कारण ही उसका स्मेल हमारे तक आ जाता है, क्योंकि उसका स्मेल जो है वो एयर में क्या हुआ, ऑटोमेटिक उसका पार्टिकल जो है परफ्यूम का पार्टिकल्स वो क्या हुआ, एयर में ऑटोमेटिक आके डिफ्यूज हो गया। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सबस्टेंस ऑन देयर ऑन, इस वर्ड को याद रखना है, ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स अगर कोई भी 2 सबस्टेंस का है जो कि अपने से उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस इन आवर होम इज डिटेक्टेड। देखिए हमारे घर में जब कुकिंग गैस जो LPG यूज करते हैं, अगर वो लीक होता है तो उसका हम लोग इसको स्मेल से पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है,
क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस दैट इज मिक्स्ड विथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका जो डिटेक्शन होता है इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। किसके साथ वो मिक्स रहता है, वो मिक्स रहता है एलपीजी के साथ। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपको एक एक टर्म देखते चलना है। तो डिफ्यूजन के कारण ही क्या होता है कि वो सब्सटेंस का जो भी प्रॉपर्टी है या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, अगर उसका देयर ऑन हो जाता है, मतलब अपने से हो जाता है किसी भी दो सब्सटेंस का, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या है इसको समझते हैं। एक्टिविटी 4 में किया क्या है, एक्टिविटी 4 में यही किया है कि 2 बीकर लिया है या 2 ग्लास लिया है, जिसको क्या किया है, वाटर से भर दिया है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक सोलली। देखिए क्या करना है, 2 बीकर लेना है, ठीक, एक बीकर ये लिए, एक बीकर ये लिए, ठीक है। पुट ए ड्रॉप ऑफ, दोनों में पानी भर दिए, क्या भर दिए, पानी भर दिए। ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों में जब पानी भर दिए तो क्या होगा, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। फर्स्ट वाले बीकर में हम इंक डाले, क्या डाले, इंक डाले, ब्लू या रेड, ये क्लीन पानी था। दूसरे वाले में क्या डाले, हनी डाले, इसमें क्या डाले, हनी डाले। इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। और क्या किए कि उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिए, मतलब कि उसको डिस्टर्ब नहीं किए दोनों बीकर को। क्या होगा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक इन ड्रॉप। क्या होगा कि जब आप इंक ड्रॉप को ऐड करेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, व्हाट यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। हाउ मेनी आवर्स और ए डे इट टेक टू कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। देखिए क्या होगा, ये होगा कि जिसमें हम इंक डाले थे, तो इंक जो है, इंक और हनी जो है, दोनों के डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है। ऐसा आप घर पे करके देख सकते हैं। 2 आपको लेना है, कोई भी ग्लास लेना है, और उस ग्लास में क्या करना है, एक में रेड कलर लाना है, रेड कलर का इंक या ब्लू कलर का, और एक में उसको डालना है और एक में हनी को डालना है। तो देखेंगे कि जितना जल्दी ये रेड कलर इसमें मिक्स हो गया, उतना जल्दी हनी इस ग्लास में मिक्स नहीं हुआ। इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लिट जो हुआ, हनी जो स्प्लिट हुआ, उसको स्प्लिट होने में टाइम लगा, लेकिन इंक को स्प्लिट होने में वाटर में टाइम नहीं लगा। का मतलब डिफ्यूजन ऑफ हनी इज लेस देन दैट ऑफ इंक बिकॉज हनी हैज़ मोर डेंसिटी। यानी डिफ्यूजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हनी का जो डेंसिटी था वो इंक के कंपेयर में क्या था, ज़्यादा था, इसीलिए उसको डिफ्यूज होने में ज़्यादा टाइम लगा। इसका ऑब्जर्वेशन यही है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंक स्प्रेड अर्लियर देन हनी। हाँ, ऐसा आप घर पे भी करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है, ये सब आप घर पे भी करके देख सकते हैं, देखे भी होंगे। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि हनी के पास ज़्यादा डेंसिटी था, इसलिए उसको स्पीड होने में टाइम लगा। अब देखिए एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 क्या कह रहा है, एक्टिविटी 5 ये कह रहा है कि ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड कंटेनिंग अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। 2 ग्लास लेना है, एक हॉट वाटर का लेना है और एक कोल्ड वाटर का लेना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डोंट स्टीर दिस द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। क्या करना है कि इसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है, और इसको करना है कि देखना है कि कौन सा क्रिस्टल पहले जाके बॉटम पे सेटल होता है, मतलब बॉटम पे जाके कौन सा क्रिस्टल पहले सेटल हो रहा है। व्हाट यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट हैपेंस एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास होगा आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। देखिए रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या इंटरमिक्सिंग करने का टेम्परेचर जो है वो, इंटरमिक्सिंग करने का रेट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि आपको 2 ग्लास में मिल्क लेना है, एक में हॉट मिल्क लेना है, एक में कोल्ड मिल्क लेना है, और दोनों में शुगर ऐड करने को सोचना है।
किस में जल्दी से हो जाता है, यानी हॉट मिल्क जो होता है उसमें जल्दी से शुगर ऐड हो जाता है। हॉट मिल्क जो होगा उसमें इजीली शुगर ऐड हो जाएगा, मतलब कि रेपिडली होगा, क्विकली होगा उसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, कोल्ड मिल्क के कंपेयर में। तो इससे ये पता लगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा था उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, उसको इंटरमिक्सिंग करने में कम टाइम लगा, किसके कंपेयर में, जिसका टेम्परेचर कम था। इस ऑब्जर्वेशन से यही पता लगा कि डिफ्यूजन और इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंटरमिक्सिंग का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब। अब देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर हैं, कोई भी मैटर है उसका जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या किए रहता है, अट्रैक्ट किए रहता है। और ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि इसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो और इसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो वो सेम रेट में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हो, ऐसा बात नहीं है। ये डिफर करता है, सबस्टांस टू सबस्टांस क्या करता है, डिफर करता है। देखिए, देयर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में भी क्या होता है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच बाइंड देम टुगेदर, जो कि उसको क्या किया रहता है, एक साथ बाइंड किए रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सबस्टांस इज नोन एज कोहेशन। ये टर्म को याद रखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो सेम सबस्टांस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेशन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिफर करता है, किस में डिफर करता है, अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए, ये जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है इससे ये और क्लियर हो जाएगा कि हाँ डिफर करता है। इफ वी टेक ए पीस ऑफ चॉक, ए क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन नेल एंड बीट देम विथ ए हैमर। तीन चीज़ लेना है, एक चॉक का पीस लेना है, एक लेना है आइस का क्यूब और एक लेना है आयरन नेल। तीनों आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप घर पे ऐसा करके देख सकते हैं या किए भी होंगे। वी विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक। चॉक के पीस को अगर हैमर से मारेंगे हथौड़ा से तो क्या होगा, एक बार में टूट जाएगा। उसके बाद इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक अ क्यूब ऑफ आइस। उसके बाद उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा किसको तोड़ने में, क्यूब ऑफ आइस को। और सबसे ज़्यादा फोर्स किसको लगेगा ब्रेक करने में, आयरन नेल को। यहाँ तक हो सकता है कि आयरन नेल बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बावजूद भी ब्रेक ना हो। इससे क्या पता लगा, इससे पता ये लगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द केस ऑफ चॉक, वो क्या था, एज द कंपेयर ऑफ आइस ऑफ क्यूब में क्या था, वो वीक था। और आइस ऑफ क्यूब का जब नेल से कंपेयर करेंगे उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का, तो क्या होगा, उससे कम होगा। यानी डिफरेंट मैटर का, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर का डिफरेंट सबस्टांस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिफर करते रहता है। क्या होता है, डिफर करते रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस इज बीट स्ट्रॉन्गर। देखिए क्या था, चॉक का जो था फोर्स ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या था, वो वीक था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस क्या था, वो स्ट्रॉन्ग था उसके कंपेयर में, चॉक के कंपेयर में। लेकिन नेल के कंपेयर में क्या था, वो वीक था। वहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ नेल क्या था, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग था। तो ये क्या करते रहता है, ये वेरी करते रहता है जब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को चेंज करेंगे। उसके बाद एक टर्म है रिजिड एंड फ्लूइड। क्या है रिजिड एंड फ्लूइड, चलिए देखते हैं रिजिड और फ्लूइड किसको बोलते हैं। बिफोर वी गिव द डिफिनीशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड्स और लिक्विड और गैसेज क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स होता है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जब इसको हम इंट्रोडक्शन देना चलते हैं उसके पहले हमको मीनिंग जानना है दो टर्म का, किसका, रिजिड का और फ्लूइड का। तो देखिए रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड उसको बोलेंगे जो क्या हो, बेंड ना हो पाए, जो क्या हो, इनफ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें ना हो, जैसे आयरन होता है। या फिर ये हम जो प्लास्टिक का पेन लिए इसको चाहेंगे कि बेंड हो या फ्लेक्सिबल हो, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। स्टोन जो है वो क्या है, रिजिड इसलिए है क्योंकि वो अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल है। फ्लूइड मीन्स ए मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली। जैसे हम पानी को छोड़ते हैं कहीं पे नीचे सरफेस पे तो क्या होता है, फ्लो होने लगता है, तो वो क्या है, एक प्रकार के फ्लूइड है। फ्लूइड उसी को बोलेंगे, उस मटेरियल को बोलेंगे जो क्या हो, विच कैन फ्लो इजीली, मतलब कि जो इजीली फ्लो हो जाए। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज।
अब हम लोग देखेंगे कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। मैटर को बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। चलिए तीनों के बारे में हम उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ना कि केमिकल स्टेट के बेसिस पे। ऑल द मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी मैटर हैं उसको कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? 3 ग्रुप्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप शुगर तो देखे ही होंगे, सैंड तो देखे ही होंगे, आयरन, वुड, रॉक, ये सब तो देखे ही होंगे, आइस देखे ही होंगे। ये सब क्या है? सॉलिड्स है। वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल आर लिक्विड्स। ये सब क्या है? लिक्विड है। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम आर गैसेज। ये सब क्या है? गैसेज है। तो आखिर कोई सब्सटेंस रहेगा तो हम कैसे बताएंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि हाँ ये जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। चलिए इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता लगेगा कि हाँ अगर किसी सब्सटेंस को हम देखते हैं तो बता पाएंगे कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है। इन अदर वर्ड्स मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये 3 फिजिकल स्टेट्स में आता है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस फॉर्म्स ऑफ मैटर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और ये तीनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग अलग होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज आर गिवन बिलो। इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नीचे दिया हुआ है। These properties can be used to distinguish between 3 states of matter, solid, liquid and gas. Let's start with the properties of solid. चलिए अब हम पहले solid का properties को देखते हैं। Ice, wood, coal, stone, iron, brick, etc. are some of the common solids around us. ये सब क्या है? Common solids है हमारे चारों तरफ। The solids have the following characteristics properties. Solids के पास ये सब characteristics है। देखिए क्या क्या है। इसका फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे ये सॉलिड है, इसका क्या है? शेप जो है फिक्स है। इसको किसी भी कंटेनर में रखिए, इसमें रखिए या फिर हाथ पे रखिए, इसका शेप जो है क्या है? फिक्स है। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड्स के नॉट कंप्रेस मच। जनरली हम सॉलिड्स को, एक्सेप्शन हर चीज़ में है, एक्सेप्शन ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक्सेप्शन हर चीज़ में है। सॉलिड्स को हम जनरली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? हाई होता है। मतलब इसको जैसे ही इससे लो डेंसिटी, जैसे वाटर में डालते हैं सॉलिड्स को तो जनरली क्या होता है? सॉलिड्स नीचे चला जाता है। दे आर हेवी, ये हेवी भी होता है। सॉलिड्स डू नॉट फील देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ये अपने कंटेनर को अगर इसके शेप का नहीं रहेगा तो उसको कम्प्लीटली फील नहीं करेगा। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अगर इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आया? ये था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। देखेंगे ही नहीं, अभी एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे भी। देखिए वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल etc. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉमन लिक्विड्स। ये कॉमन लिक्विड्स हैं जिसको कि हम लोग यूज भी करते हैं। द लिक्विड्स हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। देखिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन कंटेनर विच आर देयर प्लेस। देखिए लिक्विड्स के पास तो एक फिक्स वॉल्यूम है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। वो उसी शेप का बन जाता है जिस कंटेनर में उसको हम रखते हैं। जैसे एक बात बताइए, अगर आप 100 ml वाटर लिए, 100 ml पानी लिए, ठीक है, उसको अगर बोतल में रखें तो उसका शेप किस तरह का बन गया? उस कंटेनर की तरह, उस बोतल की तरह। उसी पानी को अगर बकेट में रख दिए, बाल्टी में रख दिए तो किसकी तरह बन गया? बाल्टी की तरह बन गया। उसको अगर किसी और दूसरे चीज़ में रख देंगे तो उसका शेप पकड़ लेगा। बीकर में रखेंगे, बीकर का शेप पकड़ लेगा। मतलब जिस चीज़ में, ग्लास में रखेंगे, ग्लास का शेप पकड़ लेगा। तो जिस कंटेनर में उसको रखते हैं उस कंटेनर को वो क्या करता है? शेप पकड़ लेता है। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। सॉलिड का शेप क्या है? फिक्स है। दूसरा ये है, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस मच। देखिए सॉलिड्स के कंपेयर में लिक्विड को थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उतना भी ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड के पास क्या होता है? मॉडरेट से लेके हाई डेंसिटी होता है। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। वो जो होता है जनरली क्या होता है? सॉलिड से कम डेंस होता है, मतलब कि लेस डेंस होता है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। लिक्विड को अगर हम कहीं सरफेस पे गिरा दें तो क्या होगा? इजिली फ्लो होने लगता है, लेकिन सॉलिड इजिली फ्लो नहीं होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम्स
आर शोन द कॉमन गैसेज, दिस गैसेज हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देखिए ये सब कॉमन गैसेज है और इसका ये फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। पहला है गैसेज हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। हाँ देखिए सॉलिड के केस में क्या था, सॉलिड के केस में था कि उसका फिक्स शेप था और फिक्स वॉल्यूम था। लिक्विड के केस में क्या था, उसका शेप फिक्स नहीं था, कंटेनर का शेप पकड़ लेता था, लेकिन उसका वॉल्यूम जो था वो फिक्स था। लेकिन गैस के केस में ये है कि इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इसका शेप फिक्स होता है। गैस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेजल इन विच दे आर केप्ट। इसको जिस वेजल में रखेंगे, जिस कंटेनर में रखेंगे, उसका ही ये क्या करेगा, वॉल्यूम और शेप को एक्वायर कर लेगा। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजिली इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम। गैसेज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। गैसियस है वेरी लो डेंसिटी। गैस का जो डेंसिटी होता है ना वो दोनों के डेंसिटी से कम होता है जनरली, सॉलिड का भी और लिक्विड का भी। दे आर वेरी वेरी लाइट, ये बहुत हल्का भी होता है। ए गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। उसी वॉल्यूम का सॉलिड लीजिए और उसी वॉल्यूम का लिक्विड लीजिए और उसी वॉल्यूम का आप क्या कीजिए, गैस लीजिए, गैसियस स्टेट लीजिए, तो क्या होगा, गैसियस स्टेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा लाइटर होगा। गैसेज फ्लो इजिली, गैस भी क्या हो सकता है, इजिली फ्लो हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि वाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आखिर क्यों गैसेज, सॉलिड्स और लिक्विड का प्रॉपर्टीज जो होता है डिफरेंट होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बने होते हैं, तो गैस का पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड का पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड लिक्विड का पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है। तो देखिए इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हैं वो क्या हैं, वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से बने हैं, जिनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। वी कैन नाउ से दैट द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड वेदर ए गिवन सब्सटेंस विल एग्जिस्ट एज सॉलिड, अ लिक्विड और गैस। कुछ इसका प्रॉपर्टीज है जो कि डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, कि जो सब्सटेंस है उसका फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करेगा कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो चलिए उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि वो जो सब्सटेंस है उसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस कितना है, कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है, ये डिपेंड, इस पे डिपेंड करेगा उसका फिजिकल स्टेट। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एंड द मिनिमम इन सॉलिड। देखिए ये सब पार्टिकल्स जो हैं दिए होंगे, इसका फिगर नीचे दिखाते हैं। पार्टिकल्स जो है किसका, सॉलिड का, उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ए लिटिल मोर इन लिक्विड, उसके बाद इससे ज़्यादा किस में होता है, लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। मतलब पार्टिकल्स जो होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। किस में, सॉलिड में, उसके कंपेयर में लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड। हाँ, फोर्स ऑफ जो पार्टिकल्स है बिटवीन द सॉलिड्स वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि क्या होता है, वो एक दूसरे के क्लोज होता है, उसमें स्पेस क्या होता है, कम होता है। और लिक्विड में क्या होता है, उसके कंपेयर में वीक होता है, और गैसियस में सबसे ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है। इन द कंपेयर ऑफ किसके पार्टिकल्स के, इन द कंपेयर ऑफ सॉलिड के पार्टिकल्स के। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इस पर भी डिपेंड करता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अमाउंट क्या है। अब देखिए हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स को कुछ एक्टिविटी के थ्रू। दिस स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्यों वेरी कर रहा है, इसलिए वेरी कर रहा है कि उसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। चलिए इसको हम डिटेल में देखने का कोशिश करते हैं। द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सॉलिड स्टेट को देखेंगे। एक्टिविटी 9 के थ्रू कलेक्ट द सैंपल फ्लोइंग आर्टिकल्स। ये सब लेना है आर्टिकल्स, आपको क्या क्या लेना है, इसका सैंपल्स लेना है, पेन का, बुक का, नीडल का, पीस ऑफ वुडन स्टिक का। ये चारों क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ये चारों क्या है, सॉलिड है। स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक एंड मूव बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल दिस हैव ए डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एक बात बताइए कि अगर हम 3 कोई भी सॉलिड लेते हैं, जैसे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो क्या ये तीनों का वॉल्यूम सेम है, शेप सेम है, इसको नोट करना है।
तो उसके बाद देखिए व्हाट हैपन्स इन दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। क्या होगा जब इसको हम हैमर्ड करेंगे या पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाई अप्लाइंग फोर्स। उसके बाद क्या करना है कि वो तीनों को कंप्रेस करके देखना है कि क्या वो कंप्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। जितना भी हम ये लिए थे किसका एग्जाम्पल है, ये है सॉलिड्स का एग्जाम्पल। वी कैन ऑब्जर्व डेट ऑल दीज हैव ए डिफिनिट शेप। हमको पता लगेगा कि हाँ ये भी सॉलिड का डिफिनिट शेप है और ये भी सॉलिड का डिफिनिट शेप है। इससे एक प्रॉपर्टी ये पता लगा कि हाँ सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप। दूसरा ये है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। उसका जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट है और वॉल्यूम जो उसका है क्या है, इसका फिक्स है। यानी सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। दैट इज हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और इसको कंप्रेस हो सकता है, कोई सॉलिड को हल्का हम कंप्रेस कर पाए लेकिन सॉलिड को जनरली हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। क्या होगा कि सॉलिड जो होता है वो मेंटेन करने में अपने शेप को, उसके पास एक टेंडेंसी होता है जिससे कि वो क्या करता है अपना शेप को मेंटेन कर लेता है। जैसे क्या होगा, अगर रबर को लेंगे, रबर एक सॉलिड है, रबर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप क्या होगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है तो उसका शेप जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही उस पर आउटसाइड फोर्स हट जाएगा, काम करना बंद कर देगा, वो क्या होगा फिर से अपने शेप को गेन कर लेगा। उसके बाद ये है सो दे आर रिजिड। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे रबर पे स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ कंसीडर किया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। अभी हम ये बताएं कि हम जो है सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लेकिन रबर उसका शेप इजीली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन केस ऑफ रबर बैंड, इन केस ऑफ रबर बैंड क्या होता है कि जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो सॉलिड है, बताइए, चलिए सोचिए आप, हम तो बता ही देंगे। तो देखिए कैसे कह सकते हैं। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप। क्या होता है कि रबर बैंड जो होता है वो चेंज तो शेप अपना करता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन जैसे ही फोर्स वहाँ से रिमूव होगा वो क्या करेगा, अपने शेप को रीगेन कर लेगा। वो अपने शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, मतलब फिर से उसी शेप में आ जाएगा। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। और ज़्यादा फोर्स अगर हम लगाएंगे उस पर तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, रिजिड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ रबर बैंड भी क्या है, वन सॉलिड है। समझे। जब भी ऐसा हम क्वेश्चन पूछे थोड़ा देर वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको सोचना है। पहले सोचना है, खुद से आंसर फाइंड करें, दिमाग लगाएं, अगर नहीं आता है उसके बाद देखना है। दूसरा ये है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट्स व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। आप सपोज कीजिए 100 ग्राम शुगर लाए, ठीक, उस शुगर को आप जिस जार में रख रहे हैं, जिस कंटेनर में रख रहे हैं, मान लीजिए शुगर को रख दिए प्लास्टिक के डब्बा में, तो प्लास्टिक का डब्बा का शेप पकड़ लेगा। उसको रख दिए आयरन के डब्बा में तो उसका शेप पकड़ लेगा, आयरन का बॉक्स का शेप पकड़ लेगा। तो आयरन का बॉक्स का शेप पकड़ ले रहा है, जिस कंटेनर में उसको हम रख रहे हैं उस कंटेनर का वो शेप पकड़ ले रहा है। या सॉल्ट लाते हैं, उसको भी जिस कंटेनर में रखते हैं उसका क्या करता है, उस कंटेनर का शेप पकड़ लेता है जिस बॉक्स में रखेंगे। तो एक बात बताइए, हम तो बोले थे कि उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सॉलिड वो सॉलिड है, बताइए। हाँ तो देखिए कैसे कह सकते हैं। अगर आप सिंगल क्रिस्टल ऑफ शुगर लेंगे या सॉल्ट लेंगे तो उसका एक क्या है, फिक्स शेप है। मतलब कि एक चीनी का टुकड़ा उठाइएगा, उसको किसी भी कंटेनर में रखिए, उसका शेप क्या है, फिक्स है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ वो क्या है, सॉलिड है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। उसका इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है उसका शेप क्या है, फिक्स है, और वो हमेशा क्या होता है, फिक्स ही रहता है। वेदर यू टेक इन आवर हैंड, पुट इन द प्लेट और इन ए जार। उसको या अपने हाथ में ले या प्लेट में रखे या जार में रखे, उसका जो सिंगल क्रिस्टल है वो क्या है, फिक्स शेप का है। अब तीसरा केस ये है, व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज इट इज ए सॉलिड येट वी एबल टू कंप्रेस इट। स्पॉन्ज का जो आता है खाने वाला मिठाई, उसको क्या होता है कि हम कंप्रेस कर सकते हैं जबकि वो सॉलिड है। तो हम बताए थे कि जनरली हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर आखिर स्पॉन्ज को हम कैसे कंसीडर करेंगे कि एक सॉलिड है जबकि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, चलिए सोचिए।
हम तो बता ही दे देंगे। स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स, उसके पास क्या होता है कि होल्स होता है स्पॉन्ज के पास, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उस होल में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड होता है। When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it। हम क्या करेंगे, जब उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से एयर क्या होगा, एक्सपेल्ड आउट होगा, जिसके कारण हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, होल्स है। जैसे ही फिर छोड़ेंगे वो रीगेन अपने शेप को कर लेगा। इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, स्पॉन्ज भी क्या है, एक सॉलिड है। सो ऑल द एबव आर सॉलिड, इसीलिए जितना ऊपर दिया हुआ है सब कुछ क्या है, सॉलिड है। ये था सॉलिड स्टेट का स्टोरी। अब हम पहुँचेंगे लिक्विड स्टेट की तरफ। इसके लिए करेंगे एक्टिविटी 10 और इसमें जो सैंपल्स लेंगे वो किसका लेंगे, लिक्विड्स का लेंगे। कलेक्ट द फ्लोइंग्स वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, ये सब लेना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट 50 ml मार्क्स ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। क्या करना है कि डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर में इसको लेना है और क्या करना है कि 50 ml मार्क कर देना है उस कंटेनर पे यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। व्हाट विल हैपन इफ दिस सॉलिड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर इस सॉलिड्स को हम फ्लोर पे स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। एक से दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करके देखना है कि क्या इसका वॉल्यूम सेम रह रहा है या नहीं रह रहा है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। अगर कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, मान लीजिए 50 ml का था, एक कंटेनर था मेरे पास इस साइज़ का, ठीक है, एक है इस शेप का, 50 ml था इसका लिक्विड एक। इस 50 ml को अगर इसमें कंटेन करेंगे तो क्या होगा, इसका शेप तो चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम लिक्विड का सेम टू सेम रहेगा। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये फ्लो इजीली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लिक्विड का हम प्रॉपर्टीज क्या बताए थे, ये बताए थे, ये लिक्विड का शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो लेकिन फिक्स होता है और लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, इससे हमको ये पता लगा कि उसका फिक्स शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस कंटेनर में उसको हम रख रहे हैं उस कंटेनर का वो क्या कर रहा है, शेप को कैच मतलब कि कंटेन कर ले रहा है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड फ्लो हो सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए ये रिजिड नहीं है। कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसको फ्लूइड भी हम लोग कह सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 4 and 5, अगर एक्टिविटी 4 और 5 को आपने देखा होगा, वेर यू सॉ डेट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। हाँ, सॉलिड्स और लिक्विड जो हैं वो क्या हो सकते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। मतलब कि क्या था, शुगर क्या है, शुगर जो है आपका सॉलिड है और आपका वाटर क्या है, लिक्विड है, दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ब्रेथ करना जरूरी है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे मछली होती है, मछली वो क्या करती है, जो वाटर होता है, वाटर उसमें क्या डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं उनको क्या चाहिए, उस वाटर से वो क्या करते हैं, उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं जो उनके नीड का है। तो उसमें ऑलरेडी वाटर में क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से वाटर को में से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। इससे हमको ये पता लगा कि आइदर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये क्या हो सकता है, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड का जो डिफ्यूजन का रेट है वो सॉलिड के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव मोर फ्रीली, यही फैक्ट है कि जिसके कारण क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है वो ज़्यादा फ्रीली मूव होता है, किसमें, लिक्विड में, किसमें, लिक्विड में। एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द
सॉलिड स्टेट, और उसके बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में, उनके कंपेयर में। चलिए ये था सॉलिड स्टेट का कहानी। अब देखेंगे गैसियस स्टेट का स्टोरी। देखिए गैसियस स्टेट क्या होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? देखिए जो बैलून बेचने आता है उसके पास क्या रहता है? एक छोटा सा सिलेंडर रहता है, और उस सिलेंडर से वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बैलून्स को फिल कर देता है यार। इंक्वायर फ्रॉम हिम, उसके पास से इंक्वायर करना है कि हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से वो कितने ज़्यादा बैलून को में एयर को फिल कर सकता है। आस्क हिम विच गैस डू हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछना है, अगर आएगा आपके मोहल्ले में घर के पास, तो पूछना है कि हाँ कौन सा गैस आप इसमें सिलेंडर में यूज करते हैं। एक्टिविटी 11, इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जो गैस है वो बहुत कंप्रेसिबल नेचर का है। क्योंकि गैस कंप्रेसिबल नेचर का इसलिए है क्योंकि एक छोटा सा सिलेंडर में इतना ज़्यादा कंप्रेस करके गैस को रखा गया है कि वो बहुत सारे नंबर्स में बैलून में एयर को क्या कर दे रहा है? फिल कर दे रहा है। एक्टिविटी 11 में देखिए क्या हो रहा है। टेक 300 ml सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाई रबर कॉक्स। देखिए उसके नोजल को क्या करना है? रबर कॉक से क्लोज कर देना है, एज शोन इन फिगर। ऐसा 3 लेना है, ठीक है, 3 सिरिंज लेना है 100 ml का। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम द ऑल सिरिंज, उसका क्या करना है? पिस्टन्स को रिमूव करना है सिरिंज से। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को टच नहीं करना है। दूसरे में क्या करना है? वाटर को फिल करना है, और तीसरे में चॉक को। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, उसके बाद क्या करना है? पिस्टन को बैक करना है। यू में अप्लाई सोम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम, आपको वैसलिन लगा सकते हैं ताकि उसको इंसर्ट करने में स्मूथ मूवमेंट हो। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाई पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपके पास 3 केस है, 3 सिरिंज है। एक में क्या लिए हैं? एक को अनटच छोड़े हैं, और दूसरे में वाटर को फिल किए हैं, और तीसरे में आप क्या किए हैं? पीस ऑफ चॉक को फिल किए हैं। अब देखिए क्या होगा जब उसके पिस्टन को आप प्रेस कीजिएगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? आपको पता लगेगा कि किसी केस में क्या हो रहा है? पिस्टन जो है इजीली प्रेस हो जा रहा है, किसी में इजीली प्रेस नहीं हो रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। इससे ये पता लगेगा कि जो गैस का केस था जिसको अनटच छोड़े थे उसको कंप्रेस करने में हमको बहुत ईजी फील हो रहा है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग। ये देखिए तीनों केस में क्या हुआ कि जिसमें अनटच था, गैस था, उसको इजीली कंप्रेस किए। जिसमें वाटर था इसके कंपेयर में ज़्यादा फोर्स लगा, और जिसमें चॉक था इसके कंपेयर में ज़्यादा फोर्स लगा। इससे ये पता लगा कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। किसके कंपेयर में? सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। द एलपीजी जो घर पे यूज करते हैं, दैट वी गेट इन आवर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल, या जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है हॉस्पिटल में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि फ्यूल की तरह यूज हो रहा है व्हीकल्स में, आजकल सीएनजी बाइक्स आ रहे हैं, सीएनजी वैन्स भी आ रहे हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसके हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण क्या हो रहा है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। उसके कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही लार्ज अमाउंट को हम एक छोटे से सिलेंडर में कंटेन करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। जैसे एलपीजी हमारे घर में आता है, कितना बड़ा होता होगा? बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, और उसमें कितना सारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, बहुत सारा होता है, जो कि बहुत दिन तक यूज होता है। तो ये किस प्रॉपर्टीज के कारण हो रहा है? वो उसके हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण हो रहा है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हाँ देखिए ये अलग टर्म है। देखिए अलग टर्म क्या है? वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मॉल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल। हम लोग बिना किचन में जाए बता देते हैं कि हाँ आज घर पे क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस? आखिर ये स्मेल हम तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और एयर में डिफ्यूज होकर उसका स्मेल हमारे तक आ जा रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ द
एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, जो पार्टिकल्स ऑफ एयर था उसके साथ वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, स्प्लिट फ्रॉम द किचन, जो कि किचन से क्या हुआ, स्प्लिट होके बाहर आया, रीच अस, जो हम तक पहुंचा, एंड इवन फार्दर अवे, हम थोड़ा दूर पर भी रहते हैं तो हम स्मेल से बता देखते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीच अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन liquids due to high speeds of particles and large space between them. Gases show the properties of diffusing very fast into other gas. देखिए गैस सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है वो तो हम आपको बता दिए हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा। देखिए इन द गैसियस स्टेट्स द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई स्पीड में रैंडमली मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या होता है कि इसीलिए ज़्यादा अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसको क्या होता है, जिस कंटेनर में कंप्रेस करते हैं उसका वाल क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, फट सकता है। ये देखिए ये है गैस का पार्टिकल्स, ये है लिक्विड का और ये है सॉलिड का। तो देखिए गैस का जो पार्टिकल्स है इसके बीच में स्पेस क्या है, ज़्यादा है। लिक्विड्स का उसके कंपेयर में क्या है, कम है। लेकिन सॉलिड का जो स्पेस है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से। क्या है, क्लोज है एक दूसरे से। इसीलिए जो हमारा हैंड है उसको हम सॉलिड में फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू गैस। ये क्या होता है, डिफर होता है। क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी में क्लोज होता है और किसी में बहुत दूर होता है। बहुत दूर नहीं होता है मतलब उसके कंपेयर में दूर होता है। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर डिनोट करके क्या दिखाया है, टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए सॉलिड अगर है, सॉलिड को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बन जाता है, हीट करेंगे तो, और लिक्विड को ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में आ जाएगा। जैसे वाटर लेते हैं, वाटर उसका आइस लेंगे तो आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। आइस को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और फिर उसको हीट करेंगे तो उसका स्टीम बन जाएगा। तो देखिए ये है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस बन जाएगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। चलिए अभी तक तो हम पढ़े कि 3 स्टेट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अब हम देखेंगे कि क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बना सकते हैं, क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं, क्या गैस से सॉलिड बना सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि आप देखे भी होंगे, आइस तो देखे ही होंगे, उसके बाद लिक्विड तो आप जो वाटर कंज्यूम करते हैं, और थर्ड वाटर वेपर भी आपने देखा होगा। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों वाटर का ही फॉर्म है, लेकिन इसका फिजिकल स्टेट क्या है, चेंज है। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है और कोई गैस है। तो किस स्टेट में सॉलिड, किस प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड बनेगा, किस प्रोसेस से सॉलिड गैस बनेगा, किस प्रोसेस से गैस लिक्विड बनेगा, इन सब चीज़ों पे हम देखेंगे। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और जब इसका स्टेट चेंज हो रहा है मैटर का, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो इसके इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और ये चेंज टेक कैसे प्लेस कर रहा है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे। देखिए क्या एक्टिविटी है, देखते हैं यहाँ पे। ये है एक्टिविटी 12, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। आइस का टुकड़ा लेना है 150 ग्राम का एक बीकर में। देखिए इसमें आइस का टुकड़ा दिया है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर सस्पेंड कर देना है जिसमें टुकड़े को लेना है। इन कंटेक्ट विद द आइस स्टार्ट हीटिंग। ऐसा करना है कि जो उसका बल्ब हो थर्मोमीटर का वो क्या हो, आइस के कांटेक्ट में आ जाइए है थर्मोमीटर। स्टार्ट हीटिंग द बीकर, और नीचे से बर्नर के हेल्प से इसको क्या करने लगना है, स्टार्ट करने लगना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। आपको टेम्परेचर नोट करना है कि आखिर किस टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट किया। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। वो टेम्परेचर देखना है कि जब पूरा का पूरा आइस, एक स्टेट ऐसा भी आएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वाटर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। आपको रिकॉर्ड करना है उस ऑब्जर्वेशन को। नाउ पुट ए ग्लास रॉड। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक ग्लास रॉड को एक बीकर में रखना है एंड हीट फाइल स्टाइरिंग द
वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, अपने थर्मोमीटर पे एकदम ध्यान से देखते रहना है उसके मीटर रीडिंग को। मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज, ज़्यादा वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। देखिए क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ, देखिए इस केस में क्या हुआ, हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या किया है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में यही किया है कि ये जो केस ए है इसमें आइस को किस में चेंज कर रहा है, वेपर में, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें वाटर लिया है और वाटर को किस में चेंज कर रहा है, वाटर वेपर में। तो ये दो केस था, दोनों केस पे क्या है, दोनों केस में ये है कि दोनों केस में टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, किसी में ज़्यादा हीट चाहिए और किसी में कम हीट चाहिए। तो किसी में कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसे ही सॉलिड जो आइस लिए थे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा पार्टिकल्स का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेट स्पीड। तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा ज़्यादा स्पीड में। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी सप्लाई होगा हीट के द्वारा वो क्या होगा, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन। उसका जो पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में था सॉलिड का वो क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, अपना पोजीशन धीरे धीरे छोड़ने लगेगा एंड स्टार्ट मूविंग, और वो मोशन में आ जाएगा मोर फ्रीली। जहाँ पर सेटल था जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज हुआ तो मोशन में हो गया और वो क्या हो गया, फ्रीली हो गया। ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि जब सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और सॉलिड से वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे कोई पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो कि कोई भी सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो, लिक्विड में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब एक हमारे पास नया टर्म आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए इसको भी देख लेंगे नीचे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज, ये मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन आपको याद रखना है, आता है एग्जाम में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या इंडिकेट करेगा कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन पार्टिकल्स का, उसका स्ट्रेंथ क्या था, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हीट चाहिए। तो वो बताएगा कि उसका स्ट्रेंथ जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का जो स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो ज़्यादा है या कम है, कितना है आखिर, वो कौन डिसाइड करेगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस इज 273.15 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो कितना होता है, 273 होता है, मतलब 273.15 को राउंड ऑफ करके 273 लेके चलते हैं केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इन लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। सॉलिड स्टेट को जब लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। क्या हो रहा है जब सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, सॉलिड को जब मेल्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा इसको भी हम समझाते हैं अच्छे से। जब सॉलिड को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम का सेम ही रह रहा है। वेयर डज द हीट एनर्जी गो, आखिर हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heats. The heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As the heat observed is energy is observed by ice without showing any rise in temperature. देखिए एक टर्म हमारे पास आता है लेटेंट हीट, इसको ध्यान से समझना है। एक हम बीकर लिए, ग्लास लिए घर पे, या कोई भी घर का मतलब कि कोई भी चीज़ लिए जिसमें वो हीट हो सके, उसमें हम आइस डालें, ठीक, नीचे से उसको बंद किए, उसमें एक थर्मोमीटर डालें, तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, हीट तो हम दिए जा रहे हैं, लेकिन थर्मोमीटर का जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है टेम्परेचर। क्यों नहीं हो रहा है, आखिर हीट कहाँ जा रहा है,
हीट जो है वो आइस कंज्यूम कर ले रहा है। कौन कंज्यूम कर ले रहा है? आइस कंज्यूम कर ले रहा है मेल्ट होने के लिए। क्या होने के लिए? मेल्ट होने के लिए। उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब उसका पूरा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, हम नीचे से हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर हमारा जो थर्मोमीटर का है वो बढ़, रीडिंग उसका बढ़ नहीं रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उस पैन में जो आइस है वो आइस क्या कर रहा है? हीट को कंज्यूम कर ले रहा है, और उसी हीट को बोलते हैं हिडन हीट, जिसको लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। किस हीट के नाम से जानते हैं? लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है लेटेंट हीट। और ये एक तरफ का मतलब कि शॉक करने वाला चीज़ है, आप करके देख सकते हैं। एक थर्मोमीटर लीजिएगा, एक पैन लीजिएगा, उसमें आइस का पीस डालिएगा और नीचे से हीट कीजिएगा। हीट तो हो रहा है, एक साइड में हम लेंगे वाटर, वाटर को हीट जैसे ही करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन आइस को हीट करेंगे तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो हीट यहाँ से जा रहा है उसको कौन कंज्यूम कर ले रहा है? कंज्यूम कर ले रहा है आइस। किसके लिए? मेल्ट होने के लिए। तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसको अदर वर्ड लेटेंट हीट मीन्स क्या होता है? हिडन होता है। हिडन हीट भी उसको बोलते हैं। अब हमारा टर्म था, क्या था? एक टर्म छोड़े थे ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए चेंजिंग स्टेट के बारे में देख लीजिए। स्टीम जो है, स्टीम उसको कूल करेंगे तो वो बन जाएगा वाटर लिक्विड, और फ्रीज कर देंगे। अगर वाटर को फ्रीज में डाल देते हैं रेफ्रिजरेटर में तो क्या बन जाता है? आइस, सॉलिड बन जाता है। यानी ये गैस से बना लिक्विड का, जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज किए तब, और उसके बाद टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड को अगर हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। और लिक्विड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे मतलब बॉयल करेंगे इसको तो क्या बनेगा? स्टीम। समझ में आया? ये सब तो देखे होंगे, ये सब तो नॉर्मल यूज का चीज़ है, घर पे किए भी होंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कितना के लिए रिक्वायर है? 1 किलो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, सॉलिड को जब लिक्विड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी चाहिए। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना हीट एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक हमारे पास नया टर्म क्या आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले हम देखे थे लेटेंट हीट, अब हम देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दोनों टर्म याद रखना है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे रखना है। 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द आइस। उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है? आइस के पार्टिकल्स के एनर्जी से ज़्यादा है। जब दोनों किस टेम्परेचर पे है? सेम टेम्परेचर पे है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हीट एनर्जी देंगे हम वाटर को तो उसका पार्टिकल्स क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और उसका मूविंग जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक किसी निश्चित टेम्परेचर पे, ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ऐसा भी टेम्परेचर आएगा कि जिस टेम्परेचर पे क्या होगा? उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और उसी स्टेट पे क्या होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से टूट जाएगा उसके पार्टिकल्स के बीच से, तो उसका लिक्विड जो होगा किस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? किस स्टेट में चेंज होगा? वो गैसियस स्टेट में चेंज होगा। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो हम दो चीज़ देखे इसमें, एक मेल्टिंग पॉइंट देखे और एक बॉइलिंग पॉइंट देखे। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। पार्टिकल जो है वो बल्क ऑफ लिक्विड से एनफ एनर्जी ले रहा है, किसके लिए? वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, जिसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमको एक चीज़ और पता चला। क्या पता चला? देखिए, इसको नोट में करके यहाँ पर दिया हुआ है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को का एसआई यूनिट होता है केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में हुआ आपका 273.15 केल्विन, जिसको राउंड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 273 आफ्टर राउंड अप। टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। हाँ देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा सेल्सियस में देगा,
बोलेगा कि केल्विन में इसका वैल्यू कितना होगा, केल्विन में दे देगा, इसका सेल्सियस में वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है कि अगर आप किसी टेम्परेचर को केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में चेंज करना है तो उसमें से 273 माइनस कर देना है, और किसी को अगर टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब कि सेल्सियस से जब केल्विन में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सेल्सियस से जब भी केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको 273 इसमें ऐड कर देना है, और केल्विन से अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो इसमें 273 माइनस कर देना है। याद रखना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा यूनिट केल्विन में, बोलेगा इसका सेल्सियस में वैल्यू बताइए, सेल्सियस में दे देगा, बोलेगा कि केल्विन में वैल्यू इसका बताइए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। डू इन द सेम वे एज यू डिफाइन एट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किए वैसे ही क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पार्टिकल्स इन स्टीम डेट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन। ये 1000 गलती से लिखा गया, ये 100 होगा, ये डिग्री है। हैव मोर एनर्जी डेट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। स्टीम का जो पार्टिकल होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है उतना टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। किसके कंपेयर में, वो वाटर जो होगा उतना सेम टेम्परेचर पे होगा। देखिए क्या होता है, अगर वाटर वेपर से या स्टीम से कभी किसी का हाथ या कोई भी बॉडी का पार्ट जल जाता है और एक वाटर वेपर से जला हो तो दोनों में ज़्यादा इफेक्ट किस पे डालता है, वाटर वेपर वाला पे, क्योंकि उसके पास क्या होता है लेटेंट हीट भी होता है जिसके कारण वो बुरी तरह से जल जाता है। इसीलिए वाटर वेपर से क्या करना है, हमेशा अपने आप को सेफ रखना है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टेम्स हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि उसके पास पार्टिकल जो है स्टीम में और क्या किए हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम किए हैं। इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इससे हमको ये पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मैटर के स्टेट को। कैसे, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग से, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। We have learned that substance around us change from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Application of heat पे क्या होगा, अगर solid को हीट करेंगे तो liquid बनेगा, liquid को हीट करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को अगर कूल करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ हीट से हम क्या कर सकते हैं, बाई द एप्लीकेशन ऑफ हीट वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। बट देयर आर सम डेट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। चलिए ठीक है, अभी तक तो हम घर पे देखे कि क्या किए थे, पानी को गर्म किए, ये लिक्विड था, ये क्या बन गया, वेपर बन गया, और पानी को ठंडा किए तो ये क्या बन गया, ये बन गया आइस, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि क्या हो सकता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस और डायरेक्ट गैस से सॉलिड, यानी वाइस वर्सा प्रोसेस, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज करना है आपको, क्या करना है, सीधे पानी से क्या बना देना है, स्टीम बना देना है, सीधे स्टीम से क्या बनाना है आपको, वाटर लिक्विड में बना देना है। देखिए इसके लिए एक्टिविटी किया है, आप इसे देखे भी हैं, नोटिस नहीं किए होंगे, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 13 में क्या किया, टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इन ए चाइना डिश। आप घर पे कैम्फर जलाए होंगे पूजा वूजा करने के दौरान, उसको क्या करना है कि उसको क्रश कर देना है और क्रश करके एक चाइना डिश में रख देना है। चाइना डिश नहीं है तो कुछ और में भी रख देना है। पुट एन इन्वर्टेड फ्यूनल ओवर द चाइना डिश, यहाँ से देना है इसमें हीट देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फ्यूनल, और इसका स्टेम ऑफ द फ्यूनल पर क्या लगाना है, एक कॉटन का प्लग लगाना है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, इसको धीरे धीरे हीट करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, इससे आपको क्या पता लगेगा, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। देखिए क्या होता है, कपूर का नाम जानते हैं ना, उसको जब आप जलाते हैं पूजा करते समय या कभी भी, तो क्या होता है, वो है सॉलिड, किस फॉर्म में है, सॉलिड में। वो लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बनता है। तो वही है कि क्या हुआ, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं आया। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जो चेंज हो गया बिना लिक्विड में आया, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यही था इस एक्टिविटी का
m। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हम देखें कि हाँ टेम्परेचर को अगर कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे कि क्या अगर उसके प्रेशर में कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं। We have already learned that difference in various state of matter is due to the difference in distance between the constituent particles। अभी तक हम ये देखे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस मेनली तीनों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस क्या है, डिफर कर रहा है, किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है एक दूसरे के कंपेयर में। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in cylinder? क्या होगा कि जब हम प्रेशर देना स्टार्ट करें, कंप्रेस करना स्टार्ट करें किसी गैस को एक इनक्लोज सिलेंडर में, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। देखिए इसका जो गैसियस स्टेट में होता है इसका पार्टिकल्स तो दूर दूर है, अगर इसको हम प्रेशर देना स्टार्ट किए, कंप्रेस करना स्टार्ट किए तो ये क्या हुआ, पार्टिकल्स क्लोजर आएगा। फिर उससे भी ज़्यादा कंप्रेसर दिया थर्ड वाला में, तो इसमें पार्टिकल्स क्लोजर आएगा या नहीं आएगा। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? देखिए अगर इसको प्रेशर अप्लाई किए इसका पार्टिकल्स क्या हुआ, क्लोजर हुआ, इसका पार्टिकल्स इससे भी क्लोजर हुआ। यानी अगर बहुत ज़्यादा क्लोजर पार्टिकल्स हो जाएगा तो क्या होगा, गैसियस जो होगा वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि इसका पार्टिकल्स जो था वो क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से दूर था, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। उसको नज़दीक लाए तो क्या लिक्विड वो बन सकता है, क्या लिक्विड वाले को नज़दीक लाए तो सॉलिड बन सकता है। तो देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके लिए नीचे एक दिया हुआ है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। आप अगर प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। अगर प्रेशर को आप अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये गैसेज को लिक्विफाई कर देगा। हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड CO2, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 नीचे रहेगा, गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर से जैसे ही इसका प्रेशर डिक्रीज होगा ये क्या होने लगेगा, डायरेक्ट चेंज होने लगेगा। किस में, ये था सॉलिड, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, जिसका इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं मूवी वूवी में या कहीं पे कोई मतलब कि फंक्शन वंक्शन होता है तो उसमें हम इसका इफेक्ट शो करके थोड़ा विजुअलाइज जो कराते हैं ताकि इफेक्ट दिखे तो अच्छा लगे, वो होता है ड्राई आइस। एक्चुअल में उसको क्या किए रहते हैं, उसको हाईली प्रेशर के अंदर स्टोर किए रहते हैं। जैसे ही उसको प्रेशर को डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर से जैसे ही नीचे जाता है तो ये होता है सॉलिड, और ये सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज होने लगता है, ये सॉलिड डायरेक्ट चेंज होने लगता है गैसियस स्टेट में। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो आपसे ड्राई आइस का एक फार्मूला भी आपको पता लग गया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अगर सॉलिड के फॉर्म में लेंगे तो वहीं क्या होता है, ड्राई आइस होता है, यही है ड्राई आइस। ड्राई आइस को जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर से इसका प्रेशर नीचे करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये जो सॉलिड है ये सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज होने लगेगा, ये सॉलिड आपका डायरेक्ट चेंज होगा गैसियस में। यानी बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आया, ड्राई आइस कहीं से मंगा के आप देख भी सकते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance। इससे हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो स्टेट ऑफ सब्सटेंस को डिटरमाइन करता है, वेदर इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो वो सॉलिड होगा या तो वो लिक्विड होगा या तो वो गैस होगा, और इसको चेंज करके हम उसके स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये है स्टेट ऑफ मैटर्स, ये है गैसियस स्टेट, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। इसका जो पार्टिकल्स है का स्पेस है वो क्या है, बीच में ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में, और सॉलिड का जो है सबसे कम है, किसके कंपेयर में, लिक्विड और गैस के कंपेयर में। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस के बारे में जानना है। लिक्विड को अगर सॉलिड बनाएंगे तो किस प्रोसेस से बनाएंगे, फ्यूजन से, और सॉलिड को अगर लिक्विड बनाएंगे तो किस प्रोसेस से बनाएंगे, सॉलिडिफिकेशन से। सॉलिड को अगर गैस बनाते हैं तो किस प्रोसेस से बनाते हैं, सब्लिमेशन से, और गैस को अगर सॉलिड बनाते हैं तो किस प्रोसेस से बनाते हैं, डिपोजिशन से। गैस को अगर लिक्विड बनाते हैं तो कंडेंसेशन से, और लिक्विड को अगर गैस बनाते हैं तो वेपराइजेशन पे। ये सिंपल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कभी कभी कि नेम द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट।
देन यू हैव टू आंसर दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो आपको ये 6 सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेट है, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डिफिनीशन भी लिखा हुआ है। देखिए क्या है डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन ये देखिए, ये सब प्रोसेस हम देखेंगे। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जो होता है जिसमें सॉलिड स्टेट को हम किस में चेंज करते हैं? लिक्विड स्टेट में। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिडिफिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में। तीसरा है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लिक्विड किस में चेंज होता है? लिक्विड चेंज होता है वेपर में। कंडेंसेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वेपर चेंज होता है किस में? लिक्विड में। सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड किस में? वेपर में, यानी लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। डिपोजिशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें डायरेक्टली गैस क्या बन जाता है? सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है कूल करने पे। तो ये 6 प्रोसेस था जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहे हैं। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। अब हमारा एक टर्म है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये क्या होता है? ये होता है, किसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। देखिए जो गैस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो उसको आखिर किस यूनिट से मेजर करेंगे? उसको मेजर करते हैं ATM से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल का तो जानते ही हैं क्या है? ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है, आप तो पढ़े होंगे फिजिक्स में। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए जो एयर है, एयर उसमें क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द प्रेशर इन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है, और उसी को हम कंसीडर करते हैं कैसे? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहानी। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलेंगे? सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को बोलेंगे जो प्रेशर एयर एग्जर्ट करता है एटमॉस्फेयर में, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसके बाद है इवोपरेशन। इवोपरेशन, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमको हमेशा स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हीट ही करना पड़ेगा, या प्रेशर ही चेंज करके करना पड़ेगा, या कोई दूसरा तकरीब भी है? चलिए देखते हैं। Some examples from everyday life where change of state of from liquid to vapor take place without the liquid reaching at the boiling point। क्या होता है इवोपरेशन में? हम लोग डेली देखते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो क्या होता है? कपड़ा ऑटोमेटिक अगर कहीं पर रख देते हैं तो सूख जाता है। तो उसमें क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलेंगे इवोपरेशन बोलेंगे। इवोपरेशन में क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो वेपर तो बना, लेकिन बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ही बन गया। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। वेट क्लॉथ ड्राई अप। वेट क्लॉथ जो होता है वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल्स? वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मोशन में होता है, वो रेस्ट में नहीं होता है, मूव करते रहता है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी फिक्स टेम्परेचर में, सॉलिड हो गया, सो लिक्विड हो, उसका पार्टिकल्स क्या होगा? डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किए रहता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. देखिए एक था vaporization, एक है evaporation। तो evaporation उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे, उस फिनोमिना को बोलेंगे जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। कब? बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे आए ही, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे।
देखिए ये सब प्रोसेस हम देखेंगे। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जो होता है जिसमें सॉलिड स्टेट को हम किस में चेंज करते हैं? लिक्विड स्टेट में। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिडिफिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में। तीसरा है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें लिक्विड किस में चेंज होता है? लिक्विड चेंज होता है वेपर में। कंडेंसेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वेपर चेंज होता है किस में? लिक्विड में। सब्लिमेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड किस में? वेपर में, यानी लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है। डिपोजिशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें डायरेक्टली गैस क्या बन जाता है? सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है कूल करने पे। तो ये 6 प्रोसेस था जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहे हैं। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। अब हमारा एक टर्म है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये क्या होता है? ये होता है, किसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस। देखिए जो गैस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो उसको आखिर किस यूनिट से मेजर करेंगे? उसको मेजर करते हैं ATM से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल का तो जानते ही हैं क्या है? ये प्रेशर का SI यूनिट है, आप तो पढ़े होंगे फिजिक्स में। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए जो एयर है, एयर उसमें क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द प्रेशर इन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है, और उसी को हम कंसीडर करते हैं कैसे? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहानी। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलेंगे? सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को बोलेंगे जो प्रेशर एयर एग्जर्ट करता है एटमॉस्फेयर में, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसके बाद है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमको हमेशा स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हीट ही करना पड़ेगा, या प्रेशर ही चेंज करके करना पड़ेगा, या कोई दूसरा तकरीब भी है? चलिए देखते हैं। Some examples from everyday life where change of state of from liquid to vapor take place without the liquid reaching at the boiling point। क्या होता है कि इवोपोरेशन में हम लोग डेली देखते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो क्या होता है? कपड़ा ऑटोमेटिक अगर कहीं पर रख देते हैं तो सूख जाता है, तो उसमें क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलेंगे इवोपोरेशन बोलेंगे। इवोपोरेशन में क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो वेपर तो बना, लेकिन बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ही बन गया। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। वेट क्लॉथ ड्राई अप। वेट क्लॉथ जो होता है वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल्स? वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मोशन में होता है, वो रेस्ट में नहीं होता है, मूव करते रहता है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी फिक्स टेम्परेचर में, सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, उसका पार्टिकल्स क्या होगा? डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किए रहता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। देखिए एक था वेपोराइजेशन, एक है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे, उस फिनोमिना को बोलेंगे जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। कब? बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे आए ही, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब ये फिनोमिना जिसमें क्या हुआ? लिक्विड वेपर में चेंज हुआ एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस पे ध्यान देना है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर पे ही, मतलब उतना टेम्परेचर पे ना जाने के बावजूद भी वो क्या हुआ? किससे चेंज हो गया? लिक्विड से चेंज हो गया
वेपर में, इसी को बोलेंगे इवेपोरेशन। तो अब आपसे कोई पूछेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, छोटा छोटा चीज़ जैसे इवेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको उसको बताना है कि हाँ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी किया हुआ है, कौन कौन सा फैक्टर्स आखिर जो है इवेपोरेशन को इफेक्ट डालता है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। 5 ml ऑफ वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। कीप इट ए नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, एक फैन के नीचे या किसी विंडो के नज़दीक रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश। देखिए एक बीकर में लेना है, तो बीकर का जो एरिया सरफेस एरिया होगा, मतलब कि वो क्या होगा, जहाँ पर उसका इफेक्ट दिखेगा हीट का या एयर का, क्या होगा, कम होगा, लेकिन ओपन चाइना डिश का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट आउटसाइड ए कपबोर्ड ऑन ए शेल्फ इन योर क्लास। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन द एबव केस। देखना है कि कितना टाइम या कितना डे लग रहा है इवोपरेशन प्रोसेस होने में इन केसेज में। रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे। ये एक्टिविटी आपको रेनी सीजन में भी, जब बरसात का मौसम रहता है उस टाइम में देखना है, और क्या करना, ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। व्हाट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कर रहा है इस पर, सरफेस एरिया क्या कर रहा है, और विंड वेलोसिटी क्या कर रहा है। तो देखिए इवोपरेशन को क्या क्या टर्म इफेक्ट करता है, एरिया इफेक्ट करता है। जैसे कोई हम कपड़ा सुखाने जाते हैं, कपड़ा को अगर फोल्ड करके रखेंगे तो उतना जल्दी वो ड्राई नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही वेट क्लॉथ को हम उसका एरिया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से ड्राई हो जाएगा, यानी उसका एरिया उसको इफेक्ट किया। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका स्टेट जो होगा चेंज होने में इजी हो जाएगा। तीसरा है वाइंड का स्पीड, जब हवा चलता है तेज तो भी कपड़ा जो होता है, गीला कपड़ा सूख जाता है। अब देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे ही उसका सरफेस एरिया बढ़ाएं तो क्या हुआ, रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज हुआ। वी नो दैट इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवोपरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना इसलिए है क्योंकि अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राइंग अप एंड स्प्लिट देम आउट। जैसे कि हम उसको फोल्ड करके एक जगह कहीं पे सुखाने के लिए रख दें और एक जगह उसको स्प्लिट करके रख दें, तो जिस केस में स्प्लिट करके रखेंगे उसमें एरिया ज़्यादा है, यानी उसमें रेट ऑफ जो इवोपरेशन होगा वो क्या होगा, रेपिडली होगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। देखिए जब उसका एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो इजीली जो होता है वेपर स्टेट में चेंज होने लगता है। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी उस अमाउंट को बोलते हैं कि कितना वाटर वेपर का अमाउंट एयर में प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब धूप आता है तो टेम्परेचर उस टाइम क्या होता है, उस समय एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, तो उस केस में कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है। यानी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन घटेगा और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। तीसरा है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा तेज चलेगा तो क्या होगा, क्लॉथ जो है वो ड्राई फास्टर होगा। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे with the increase in wind speed. The particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. क्या होगा कि जब हवा तेज चलेगा तो जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर होगा वो मूव अवे होगा विंड से, और जो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म ये है कि हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन के कारण कूल कैसे होता है, लास्ट टर्म है हमारा। In an open vessels, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. जो particles जो है लिक्विड का वो क्या करेगा,
चाहेगा कि जो एनर्जी को लॉस किया उसको क्या कर ले, रीगेन कर ली। इवेपोरेशन के दौरान वो अपना एनर्जी लॉस किया है तो उसको चाहेगा कि रीगेन कर ले। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। और इसी इवेपोरेशन ऑफ एनर्जी के कारण क्या होगा, वो हमारे सराउंडिंग को कूल बनाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पॉर सम एसीटोन ऑन योर पाम। क्या करते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर को, एसीटोन जानते हैं ना, एसीटोन को नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है। अगर आप नेल पॉलिश छुड़ाना चाहते हैं कहीं से तो एसीटोन की हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए अपने पाम पे यूज करते हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। क्या होगा ना कि हमारे पाम में जो हीट है उसको वो गेन कर लेता है, जिसके कारण हमको कैसा फील होने लगता है, कूल फील होने लगता है। इवोपरेट्स कॉजिंग द पाम टू फील कूल, इसीलिए हमारे पाम को कैसा फील होता है, कूल्ड होता है, कूल फील होता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड। क्या होता है कि जब गर्मी के दिन में देखते हैं कि छत पे पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट वाटर। क्योंकि जो हीटेड लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है वो क्या करेगा, हॉट सरफेस को कूल होने में हेल्प करेगा। मतलब जो वहाँ पे हॉट सरफेस था उस पर जब हम स्प्रिंकल करेंगे वाटर तो उसको कूल होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैन यू साइट some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation। हाँ, आपको सोचना है कि इवोपरेशन फैक्टर के कारण हमारे डेली लाइफ में ऐसा क्या क्या हो रहा है जिसमें इवोपरेशन के कारण वो कूल बना रहा है। ड्यूरिंग समर, हाँ देखिए एक चीज़ तो ये है कि जब भी समर डे आता है ना, समर का सीज़न, तो लोग बोलते हैं कि कॉटन का कपड़ा यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, क्या होता है कॉटन के क्लॉथ में। देखिए ड्यूरिंग समर पूछ रहा है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हमको समर के सीजन में कॉटन क्लॉथ को क्यों पहनना चाहिए। ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool। We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding। क्योंकि क्या होता है कि जो surface of liquid होता है उसका particles एनर्जी गेन करता है, कहाँ से, from the surrounding और body surface and change into वेपर। और वो जो एनर्जी गेन करते हैं हमारे बॉडी सरफेस से वो किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। क्या होगा कि जो हमारे बॉडी का हीट होगा उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा। जो लेटेंट हीट है उसको कौन ऑब्जर्व कर लेगा, उसको वो कॉटन का क्लॉथ ऑब्जर्व कर लेगा। कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, क्योंकि कॉटन क्या है, एक अच्छा ऑब्जर्वर है, किसका, वाटर का। दैट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। क्या होगा कि वो हमारे बॉडी में जो हीट है उसको कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करके हमारे सराउंडिंग में उससे इवेपोरेट होगा, जिससे हमको कैसा फील होगा, हमारा बॉडी कूल फील होगा। इसीलिए ड्यूरिंग समर सीजन्स वी प्रीफर टू वियर कॉटन क्लॉथ। तो चलिए ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। और हाँ, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। देखिए आपको 9th-10th का चैप्टर जो है ना अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आपका 11th-12th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस सब चैप्टर को इजी में नहीं लेना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। तो चलिए ये चैप्टर हुआ फिनिश। थैंक यू।